This is the new video, and in that video I'm going to cover the Stokes theorem. So स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है कि स्टोक्स थ्योरम से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। विदाउट दैट यू आर नॉट एबल टू कवर द स्टोक्स थ्योरम। सो देखो वो है कि ग्रीन्स थ्योरम जो होता है ना हमारा, ग्रीन्स थ्योरम का फार्मूला तो सबको याद ही होगा। कुछ ऐसा फार्मूला हमें देखने को मिलता था, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्लोज था इक्वल्स टू, ये ग्रीन्स थ्योरम का फार्मूला मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करके लिख ही रहा हूँ, ठीक है। ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन का फार्मूला, ठीक है। ये ग्रीन का फार्मूला था, हमें याद होगा। किए गया, यहाँ पे रीजियन आया, यहाँ पे आया डेल एम बाई डेल एक्स माइनस डेल एन बाई डेल वाई। यहाँ पे एम और एन पता ही होगा, एम होता है डी वाई का कॉफिशिएंट, एन होता है डी एक्स का कॉफिशिएंट। शायद मैंने जहाँ पे पहली बार ग्रीन्स थ्योरम बताया था वहाँ पे मैंने एम को यहाँ पे लगाया था और एन को यहाँ पे लगाया था। बात तो सेम है, वहाँ पे मैंने एन को डी वाई का ऑफिशिएंट लिया था, उसीलिए, है ना। तो देखो ये डेल एन बाई डेल वाई होता है, यहाँ पे डी एक्स डी वाई आता है। तो जो भी हो, ये फार्मूला हमारा ग्रीन के लिए था। अब ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला ना सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई एक्सिस के लिए वैलिड है। मान लो तुम्हें कोई एक्स जेड एक्सिस का कोई इक्वेशन आ गया एक ही जगह, मतलब ए समथिंग लाइक एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप दिया गया है। तो ऐसे केसेस में बहुत लोग क्या करते हैं कि वाई की जगह जेड को रिप्लेस कर देते और कैलकुलेशन करके आंसर निकालते, और आखिर में आंसर फॉर श्योर न्यूमेरिकली इक्वल आ सकता है, बट फॉर श्योर लॉजिकली कभी भी इक्वल नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है कि एक्चुअली ये यहाँ पे मैंने एक्स वाई के लिए ही ये फार्मूला स्पेसिफाई करके लिखा है। एक्स जेड के लिए या वाई जेड प्लेन के लिए ये फार्मूला वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? जब भी मैं आफ्टर कंप्लीटिंग ईच एंड एवरी थ्योरम्स आई विल प्रोवाइड द प्रूफ्स ऑफ द 4 थ्योरम्स, ग्रीन, स्टोक, इनवर्स स्टोक एंड गॉस डाइवर्जेंस। इन सब का मैं प्रूफ तो बताऊंगा, उसमें तुम्हें ये समझ आएगा कि ग्रीन का एक्स वाई प्लेन के लिए फार्मूला एक होता है, एक्स जेड प्लेन के लिए एक होता है, और वाई जेड प्लेन के लिए अलग ही फार्मूला होता है। जनरली अब तक के सिलेबस में हमें एक्स वाई प्लेन ही पढ़ाते हैं। तो देखो अब एक्स वाई प्लेन के अलावा भी कोई वाई जेड प्लेन या एक्स जेड प्लेन से क्वेश्चन आ सकता है। अब तक नहीं आया है, इतना गारंटी मैं देना चाहूँगा कि नहीं आएगा, बट ये गारंटी मतलब नहीं भी वैलिड हो सकता है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैथ्स 2 में क्या हुआ था, हमने कॉची रेसिड्यूज थ्योरम तो पढ़ा ही होगा सब लोगों ने। तो वहाँ पे क्या होता है कि पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल आता है, आराम से हम पोल या फिर सिंगुलर पॉइंट निकालते हैं। हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो साइन का फंक्शन आ गया था, जो कि नहीं आना चाहिए था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था, पोलर कोऑर्डिनेट्स हमेशा आता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमेशा आता है, अचानक से एलिप्टिकल कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, जो कि एक्चुअली में सिलेबस में लिखा हुआ था कि ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब एलिप्टिकल कोऑर्डिनेट, भाई गेट के सिलेबस में भी एलिप्टिकल कोऑर्डिनेट नहीं है, तो फिर भी आ गया था एलिप्टिकल कोऑर्डिनेट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस देखो आ सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एकदम ही नहीं आएंगे। अब क्या ही बोले, हमारा लक अगर ख़राब है तो आ जाएंगे। तो फिर भी उसीलिए जब भी मैं प्रूफ कराऊंगा तभी हर एक फार्मूला के बारे में इन डिटेल बताऊंगा। खैर जो भी हो, तो होपफुली तुम्हें ये समझ आएगा कि ग्रीन्स थ्योरम कब कब वैलिड है। मैंने वहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया था कि मैंने वहाँ पे जब ग्रीन्स थ्योरम बोला था तभी मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया था कि ग्रीन्स थ्योरम कभी कभी वैलिड, कब कब वैलिड होता है, कब कब ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने और एक स्पेशल पॉइंट इंक्लूड किया यहाँ पे शायद, और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है कि एक्स वाई प्लेन के लिए फार्मूला यूज़ करना, अदरवाइज you should not apply this formula, otherwise you will get a very kind of wrong answer, or even if you will get a kind of right answer, it will be a mistake actually. An examiner will just cut your question, I mean not question, actually your answer sheet. So however, so यहाँ पे देखते हैं स्टोक्स थ्योरम क्या बोलता है। देखो स्टोक थ्योरम ऐसा एक थ्योरम है जो हमारे, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो थ्योरम है स्टोक्स थ्योरम जो होता है, आते हैं स्टोक्स थ्योरम पे। तो देखो स्टोक्स थ्योरम क्या बोल रहा है हमारा, देखो अच्छी तरीके से देखना। ये बोल रहा है भाई मैं हर एक प्लेन के लिए वैलिड हूँ, और इवन आई मीन व्हाट आई एम सेइंग, इवन मैं जो हूँ वो 3D के लिए भी वैलिड हूँ, ठीक है। थोड़ा सा स्पेसिफाई करते इस चीज़ को, इसका मतलब क्या बनता है। इसका मतलब है हम इसको एक्स जेड, वाई जेड, एक्स वाई और एक्स वाई जेड, इसका भी 3 कॉम्बिनेशंस या 4 कॉम्बिनेशन शायद बन जाएंगे। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 3 फैक्टोरियल
नहीं 3 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। खैर जो भी हो 3 या 6 कॉम्बिनेशन, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो वो तो देख लेना खुद कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो जो भी हो इन सभी के लिए ना ये वैलिड है। मतलब अगर तुम्हें आज से कोई क्वेश्चन दिया, एक 2D का लाइन इंटीग्रल दिया और वहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं एक्स वाई का फंक्शन है सिर्फ, तो वहाँ पे भी क्या हम ये जो स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ग्रीन्स थ्योरम को इस्तेमाल ना करके? तो आंसर इज़ यस। बट वहाँ पे ना ग्रीन्स थ्योरम ही वैलिड हो जाता है, बहुत ही मतलब वैलिड नहीं, मतलब ग्रीन्स थ्योरम बहुत ही जल्दी आंसर देता है। तो इसीलिए मैं बताऊँगा जब भी तुम्हें एक्स वाई दिया गया है तो ज़्यादा सोचो मत, ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करो और उसके कंडीशंस बाकी सब देख लो। मतलब ऐसा नहीं कि ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर लो एक्स वाई प्लेन देख कर ही। तो जो भी हो, जो हमारा स्टोक्स थ्योरम है वो हमें थोड़ा सा स्पेसिफाई करके बोल रहा है कि भाई मैं एक्स वाई प्लेन में भी वैलिड हूँ, वाई जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में और एक्स वाई जेड प्लेन में भी। एक्स वाई जेड प्लेन नहीं, हमारे एक्स वाई जेड एक्सेस में क्या बोलूँ, मतलब एक्स वाई जेड पे भी ये वैलिड है, मतलब 3D पे। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, हमारा जो इंटीग्रल है वो एक लाइन पे होना चाहिए। मतलब ये जो एक्स वाई जेड मैंने लिखा है ये तभी पॉसिबल होगा, स्टोक्स थ्योरम तभी लगा पाएंगे जब भी एक्स वाई जेड हम क्या बोल रहे हैं ये एक लाइन है, ठीक है, क्योंकि हम लाइन इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे इसके सहारे भी। तो इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ और एक कंडीशन में अटैच करूँगा इसके साथ। बहुत लोग ये कंडीशन अटैच नहीं करते हैं। सो देखो क्या होता है कि कंडीशन, मैं सबसे पहले फार्मूला लिखता हूँ। देखो फार्मूला बहुत ही सिंपल है, फार्मूला कुछ और ही कलर से लिखते हैं, फार्मूला ब्लू से लिखते हैं, मज़ा आ जाएगा। तो देखो ये ऐसे, मुझे ना ग्रीन्स थ्योरम ग्रीन कलर से लिखना चाहिए था, रेड कलर से क्यों लिखा मैंने खैर जो भी हो। तो स्टोक्स थ्योरम, तो स्टोक्स थ्योरम में मैंने कुछ स्टोक्स लगाए, ये देखो एक स्टोक और ये और एक स्टोक। ये दोनों स्टोक क्या बोल रहे हैं, पहला जो पोर्शन है उसे थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है जो हमारा ए है इट इज़ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल इन व्हाट, इन वर्ड, इन सी। मतलब ए का कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट अगर है भी तो अभी वो सी में नहीं होना चाहिए, ये भी बोल सकते हैं इसको। इसमें इसका जो फार्मूला होगा वो बहुत ही सिंपल होगा कि देखो फार्मूला क्या है, ये रीजन मैंने लगाया, डबल इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या होगा अच्छी तरीके से देखना, ऐसे तो यहाँ पे वेक्टर सिंबल कभी कभी हम देते हैं कभी कभी नहीं देते, बट ठीक कोई बात नहीं। यहाँ पे वेक्टर सिंबल दो या ना दो ये डिपेंड करता है। मतलब अगर एग्जामिनर जो क्वेश्चन दे रहा है उस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे वेक्टर सिंबल है ये जो डेल के ऊपर, तो तुम भी यूज़ करना, अगर नहीं है तो नहीं यूज़ करना, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में नहीं यूज़ किया होता है, बहुत सारे बुक्स में यूज़ किया होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है कि यूज़ करें कि नहीं। अब बेकार का कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन देख के कर लेना। मतलब क्वेश्चन में अगर दिया है कि एरो है तो तुम यूज़ करो एरो, अदरवाइज़ यूज़ मत करो, सिंपल है ना। ऐसे एरो तो यूज़ कर लेना चाहिए भाई। और यहाँ पे जो कंडीशन है यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ये यहाँ पे मैं कोई फार्मूला नहीं लिखूँगा, एक्चुअली नॉट इक्वल्स टू मैं ऊपर वाला लिखूँगा। कब ये होगा देखते हैं, जब ए इज़ नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल। पॉइंट टू बी नोटेड, इन सी लिखना भूलना मत। क्या ये बहुत ही स्पेसिफाइड है, होपफुल इट इज़ विजिबल टू यू। क्या ये बहुत ही स्पेसिफाई करके हमें बोल रहा है कि भाई ए अगर कॉन्टीन्यूस है, डिफरेंशिएबल है सी के अंदर इस वाले पॉइंट को हमेशा याद रखना। अगर ए डिफरेंशिएबल नहीं हर एक पॉइंट पे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सी के अंदर डिफरेंशिएबल नहीं इससे फ़र्क पड़ता है। हाँ अगर अभी सी पूरा का पूरा रियल प्लेन दिया गया है, मतलब एक्स वाई जेड प्लेन पूरा का पूरा दिया गया है तो अलग बात है, मतलब सी बिलोंग्स टू एक्स वाई जेड प्लेन, तो फिर तो मतलब ख़त्म वहाँ पे ए का कोई काम ही नहीं है खैर जो भी हो, तो यहाँ पे समझ आया। तो यहाँ पे हम फार्मूला क्या लगाएंगे, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ फार्मूला को, इस फार्मूला को लगाएंगे। अब यहाँ पे ये जो इसके बाद इसे सॉल्व कैसे करें, जब हम कर रहे थे ग्रीन्स थ्योरम तभी हमें कुछ देखो ऐसा मिल रहा था और इसको सॉल्व करना बड़ा इजी था। अगर तुम्हें डबल इंटीग्रेशन आता है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पोलर का इस्तेमाल कर रहे थे, कभी कोई और तरीके का आंसर निकाल रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, वो तो डिपेंड करता है कैसा इंटीग्रेशन आएगा डबल इंटीग्रेशन। तो ये डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना ईजी था। यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन तो आ रहा है, लेकिन भाई यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये एक वेक्टर क्वांटिटी लेट से एफ वेक्टर देगा और यहाँ पे और एक डी एस वेक्टर आएगा और इसके बाद हमें एक सरफेस टाइप का इंटीग्रल कुछ कैलकुलेट करना बनता है। इसे कैसे कैलकुलेट करें, इसे कैलकुलेट करने का तरीका मैं क्वेश्चन के सहारे समझाऊंगा, ऐसे तो यहाँ पे नहीं समझाऊंगा।
लेकिन इसे कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा चीज़ याद रखियो, वो है कि भाई मैंने ना जब ग्रीन्स थ्योरम बोला था उससे पहले मैंने एक छोटा सा चीज़ बोला था, कैसे कैसे हम सरफेस यानी कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को निकालते हैं। फिर से बता रहा हूँ, हमने एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को निकाला था, है ना। तो हमें पता है कि कैसे एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को निकालते हैं। एक बार फिर से मैं बोलने की कोशिश करूँगा। देखो क्या होता है कि हमारा जो एरिया वेक्टर होता है वो एक सरफेस होता है, उस सरफेस के परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। परपेंडिकुलर दोनों साइड में हो सकता है। मान लो ये वाला पॉजिटिव ए एस कैप है, ए एस यानी कि सरफेस वेक्टर का डायरेक्शन, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, वैल्यू की नहीं, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा मैं। ये ए एस कैप, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, ए एस कैप ही है लेकिन वही था माइनस। जब ये सरफेस ओरिएंटेड होगा, जब ये सरफेस ओरिएंटेड होगा तभी हम अपना राइट हैंड कर्ल रूल यूज़ करेंगे। जो डायरेक्शन हमारा थंब देगा वही होगा हमारा ए एस का डायरेक्शन। मैं यहाँ पे फिर से लिख नहीं रहा क्योंकि मैंने ये पहले ही बता दिया था ओरिएंटेड सरफेस के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर हमने ओरिएंटेड किया, वेट अ मोमेंट, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट हैंड कर्ल रूल का इस्तेमाल करेंगे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि अपवर्ड या फॉरवर्ड भी बोल सकते हो, यानी कि पॉजिटिव जे नहीं, ये मान लो ये एक्स वाई प्लेन है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव के कैप होगा जेड के डायरेक्शन में। अगर ये क्लॉकवाइज होता तो राइट हैंड कर्ल रूल का इस्तेमाल करके हम बोलते कि थंब का डायरेक्शन नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि डाउनवर्ड या बैकवर्ड जा रहा है, जो कि हमारे नेगेटिव जेड कैप यानी कि नेगेटिव के कैप को डिनोट कर रहा है। अब ऐसे ही मैंने कहा था अगर कोई कार्व्ड सरफेस हुआ जहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे नॉर्मल कट, और एक चीज़, ये तो परपेंडिकुलर होता है, सबको पता होता है ए एस कैप। तो जो हमारा कार्व सरफेस होता है वहाँ पे हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर का डायरेक्शन कुछ अलग ही होता है, तो वहाँ पे हम निकालते हैं ग्रेडियंट, और उसके बाद ग्रेडियंट का ही हम डायरेक्शन वेक्टर निकालते हैं। कैसे डायरेक्शन वेक्टर निकालेंगे, एक वेक्टर ग्रेडियंट मान लो आर वेक्टर आया है तो आर वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे, हमें आर का डायरेक्शन वेक्टर तो बड़े आराम से मिल जाएगा, और इसे ही हम बोल देंगे ए एस कैप के साथ इक्वल। ठीक है, डायरेक्शन सेम है, अच्छी बात है। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए तो उस पॉइंट का मैग्नीट्यूड बताओ, मान लो इस पॉइंट पे चाहिए, पॉइंट पी है, पी का वैल्यू एक्स वाई जेड है। अब एक्स की जगह, वाई की जगह, जेड की जगह कुछ भी पुट करो, उसके बाद तुम्हें एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ए का परफेक्ट डायरेक्शन मिल जाएगा। भाई इस पॉइंट पे ए का वैल्यू बताओ, मतलब ए का नहीं, ए का वैल्यू नहीं, ए का वैल्यू तो 1 है, वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड तो 1 है, डायरेक्शन पता है हमें। खैर जो भी हो, और एक केस बताया था जहाँ पे हमें क्लोज्ड सरफेस मिला था। क्लोज्ड सरफेस मैंने इसलिए बताया था कि क्योंकि अभी काम नहीं आएगा, वो हमें बाद में देखने को मिलेगा, अभी काम नहीं आने वाला वो। क्लोज सरफेस में अभी नहीं बता रहा। क्लोज सरफेस में तो इतने याद रखना, क्लोज सरफेस में हमेशा आउटवर्ड होता है, मतलब क्लोज सरफेस हमेशा एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होता है, इतना याद रखो। जब मैं गॉस डाइवर्जेंस पढ़ाऊँगा तभी समझा दूँगा कि क्या होता है एक्चुअली वहाँ पे। खैर जो भी हो, यहाँ पे आते हैं हम। तो यहाँ पे हमें ये समझ है कि ए को कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा सी के अंदर, तभी हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो मैंने एरिया वेक्टर को थोड़ा सा और समझा दिया यहाँ पे, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन के सहारे ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम स्टोक्स थ्योरम का कैसे यूज़ करेंगे किसी भी क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन करते हैं। देखो मान लो कि हमारा जो एफ वेक्टर है वो कुछ ऐसा दिया है, मैं एकदम बेसिक से ले रहा हूँ ताकि तुम्हें एकदम स्टार्टिंग से सब कुछ समझ आए। ठीक है, मतलब मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही ले सकता था, लेकिन एकदम कभी कभी क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जाता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं दिया जाता, तो एकदम बेसिक से करेंगे और एकदम पूरा क्लैरिफिकेशन लेंगे कि कैसे स्टोक्स थ्योरम यूज़ करें, और एक ही क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम इन्वर्स स्टोक्स में जाएंगे। तो देखो अब क्या हुआ कि इसी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए एफ़ का जो वैल्यू यहाँ पे, जैसे कि मैंने सिंगल पावर में लिया है, एक्स का सिंगल पावर है 1 है, जेड का पावर 1 है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब देखो गेट के क्वेश्चंस या फिर कोई ए सी फिगर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल देख सकता है, बट यहाँ पे मतलब हमारे जो क्या बोलते हैं, जो सेमेस्टर्स होते हैं वहाँ पे इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए बस इस फंक्शन को ही कॉम्प्लिकेट करेगा और कुछ नहीं करेगा, फंक्शन को ही कॉम्प्लिकेट कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो सी है, इस इंटीग्रेशन को देख के मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने ये हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन में बताया था, फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे सी को देख यहाँ पे इंटीग्रेशन को देख के हमें समझ आ रहा है भाई ये लाइन इंटीग्रल है, बट ये क्लोज है या ओपन है इतना समझ नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे ये सिंबल दिया होता तो हम बता सकते थे ये 110% क्लोज है, अगर
एग्जामिनर ने या टाइपिस्ट ने कोई मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं किया है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ पे इसका मतलब हमें सी को देखना पड़ेगा। विदाउट वॉचिंग सी और विदाउट ऑब्जर्विंग सी वी कांट अचीव एनी काइंड ऑफ कंक्लूजन, राइट। सो यहाँ पे सी पे आते हैं। अच्छा, सी वेक्टर सिंबल क्यों दिया मैंने? यहाँ पे सी जो है बोला गया है, सी जो है भाई वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ये जो सर्कल दिया गया है, ये सर्कल का जो बाउंड्री लाइन है और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका मतलब बेसिकली इसका ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज दिया गया है। इससे पता चला जो हमारा सी है वो एक क्लोज सर्कल, क्योंकि ये एक सर्कल का इक्वेशन और सर्कल का इक्वेशन जब हमें दिया है तो एक क्लोज लाइन इसलिए है क्योंकि इट इज़ एनक्लोजिंग एन एरिया विच इज़ बेसिकली पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज नथिंग बट वेयर आर स्क्वायर इज 9, राइट। आर स्क्वायर इज 9। सो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला गया है। क्या ये इस क्वेश्चन में हमें हमारा पहला लॉजिक याद आ रहा है? भाई यहाँ पे क्योंकि एक्स जेड प्लेन है या फिर आई कैप जे कैप हमने देखा, तो इसका मतलब हम ग्रीन्स थ्योरम के बारे में नहीं सोचेंगे, है ना। तो हम आते हैं स्टोक्स पे। स्टोक्स पे पहला काम ये होता है कि हमें फंक्शन सबसे पहले इंटीग्रेशन बना लेते हैं, वरना स्टोक्स का क्या फ़ायदा? इंटीग्रेशन बनाओ पहले। विदाउट इंटीग्रेशन हम कैसे सॉल्व करें? देखो यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक किया है। यहाँ पे डीएल में वेक्टर सिंबल देना बहुत ज़रूरी है। देखो हमारा जो डीएल है, बताओ एक चीज़, मुझे यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में ऑपरेट करना पड़ेगा या एक्स जेड प्लेन में? फॉर श्योर एक्स जेड या फिर जेड एक्स प्लेन में कह सकते हो। तो डीएल वेक्टर का जो वैल्यू होगा, क्या वो डी एक्स आई कैप प्लस डी जेड के कैप होगा प्लस डी वाई जे कैप भी होता, बट वाई का वैल्यू 0 है और डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑल्सो 0, है ना। सो नहीं ले रहे हम उस चीज़ को। डीएल वेक्टर ये है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एफ वेक्टर और डीएल वेक्टर के अंदर डॉट किया गया, यानी कि डी एक्स इंटू होगा ये वाला टर्म और डी जेड इंटू होगा ये वाला टर्म। बहुत ही ईजी है ना। तो हमें जो इंटीग्रेशन ऑफ सी मिला था वो कुछ ऐसा दिखता होगा कि 3x प्लस ये क्या है 4z, 3x प्लस 4z dx। अच्छा यहाँ पे आई कैप यहाँ पे अगर के कैप दिया होता तो भाई बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते। मैंने यहाँ पे नहीं लिया, मतलब बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे पहले के कैप दिया होता तो भाई dx के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते थे बहुत लोग। वहाँ पे 50% जो जनता है वो निपट जाता कि भाई हमने गलत कर दिया है, कैलकुलेशन मिस्टेक, हमने सब कुछ सही किया, बस स्टार्टिंग में गलत कर दिया है, तो हम निपट चुके हैं। तो ज़रा केयरफुल होकर क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पे अगर के कैप देता, यहाँ पे आई कैप देता तो भाई 50% जनता निपट जाती, 50% स्टूडेंट की हालत ख़राब हो जाती कि भाई आंसर तो नहीं क्यों मिल रहा, आंसर क्यों नहीं मिल रहा है भाई, आंसर क्यों नहीं मिल रहा भाई, क्या हुआ है। तो निपट चुके हो तुम। आगे बढ़ते। तो यहाँ पे देखो 2x माइनस ये क्या है 3z, 2x माइनस 3z और इसके साथ हम लगाएंगे dz को, ठीक है। तो ये बेसिकली वही mx मतलब m dx प्लस n dy का फॉर्मेट ही बना है, बट यहाँ पे हम ग्रीन्स थ्योरम मैंने जैसा कहा कि नहीं अप्लाई कर सकते। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक चीज़ पहले देखेंगे, हमारा जो a है, यानी कि यहाँ पे a नहीं, यहाँ पे f दिया गया है। क्या f एक कॉन्टीन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है सी के अंदर? अगर कोई पॉलिनोमियल, मैंने ये बताया था पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल और साइनोसॉइडल के लिए कभी भी चेक मत करना, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर कोई मॉड नहीं दिया है तो, या फिर कोई बॉक्स फंक्शन टाइप का नहीं दिया, मतलब यहाँ पर अगर मैंने दुम करके मॉड दे दिया भाई, तो फिर तो बहुत और भी बहुत सारे लोग, मतलब 90% लोग निपट जाएंगे यहाँ से। तो ठीक है, पॉलिनोमियल है, एक्सपोनेंशियल है और साइनोसॉइडल है, मॉड के बिना बोल रहा हूँ, ठीक है। और बॉक्स फंक्शन के तो बिना ही, बॉक्स फंक्शन तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पे तो 100% लोग ही निपट सकते, बॉक्स फंक्शन दे दिया तो मॉड फिर भी लोग कर पाएंगे भाई। बॉक्स फंक्शन भाई हम लोग, सॉरी भाई ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, हमसे ये सब नहीं होता है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टोक्स थ्योरम नहीं लगाया जा रहा भाई, बॉक्स फंक्शन भाई क्या कर रहे हो। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नॉर्मल पॉलिनोमियल है, तो हम ज़्यादा कुछ सोचेंगे। एक पॉलिनोमियल जो है, एक नॉर्मल पॉलिनोमियल, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी कि पूरे रियल प्लेन में ये एक कंटिन्यूस और एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेझिझक स्टोक्स थ्योरम यूज़ करेंगे, कोई सारे कंडीशन वैलिड हो चुके हैं, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करते कुछ आंसर निकालेंगे स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करके। तो देखो स्टोक्स थ्योरम क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे तो तुम्हारा जो f है उसका कर्ल, एक मिनट, कर्ल निकाल लो, ठीक है। उसके बाद मुझे ds के साथ उसका डॉट करा दो
और यहाँ पे डबल इंटीग्रल का सिंबल, और बाकी का काम मैं इसके बाद करूँगा। सबसे पहले इसका लगाते हैं, इसका क्या बोलते हैं, इसको कर्ल निकालते हैं इसका। ठीक है, कैसे निकालेंगे कर्ल को? कर्ल का फार्मूला यूज़ करेंगे, और क्या, कर्ल का फार्मूला निकालते हैं। कर्ल का फार्मूला तो सबको पता ही होना चाहिए, आई जे, ये के आ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया डेल बाई डेल एक्स, यहाँ पे आया डेल बाई डेल वाई, यहाँ पे आया डेल वाई डेल जेड, यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस, अबे 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 ये क्या हो गया, एक मिनट, 3x प्लस 4z, y का कंपोनेंट 0 है, ये हो गया 3। अच्छा, इस वाले को ना मिटाता, रुको, ये आ गया, ये क्या है भाई, क्या हो गया भाई ये, तो एक मिनट, हाँ ठीक है। अच्छा, ये 2x माइनस 3z है, इसके बाद यहाँ पे लाइन खींचता है तो मज़ा आ जाएगा, स्पेस बढ़ गया यहाँ पे। अब मैं ना इसका आंसर डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम बस इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना। अबे ठीक है, 2j का भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। एक्चुअली ना ये वाला जो कंपोनेंट है इसे भी मैं 0 ही बोलता, बट तुम लोगों के थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने इसे 0 नहीं बोला। क्यों 0 होगा भाई? क्योंकि y चेंज ही नहीं हो रहा, y के रेस्पेक्ट में क्या चेक करेंगे हम, ये 0 होगा। उसके बाद क्या करोगे, ये जो मिडिल वाला एक्स, मतलब मिडिल वाला जो पोर्शन है ना, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे एक माइनस आएगा, और उसके बाद बाकी तुम जो हमारा रो होगा उसके बेसिस में तुम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो क्या बोलते हैं, सब कुछ भी बोलते होंगे, मैट्रिक्स का निकाल लेना। ठीक है, इसका आंसर 2j कैप आएगा। तो जो भी हो, आगे बढ़ते हैं। 2j कैप आए। अब मुझे यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, 2j कैप डॉट ds कैप। अब यहाँ पे, यहाँ तक हम जब भी पहुँच गए, यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, यहाँ पे c नहीं, यहाँ पे s, क्योंकि रीजन पलट गया है। अब देखो यहाँ तक पहुँच जाने के बाद क्वेश्चन में, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद वाला स्टेप होगा c को प्लॉट कर लो, c को प्लॉट कर लेते हैं। चलो, अबे क्या, एक मिनट, यहाँ पे सर्कल बनता है ना, सर्कल भाई, ये रहा सर्कल, वाह, अरे ये क्या हो गया, तो क्या सर्कल बना है भाई, ये ऐसा सर्कल बनता है। अब ठीक, थोड़ा बहुत सा कैसा अजीब सा सर्कल बन रहा है। नाउ इट इज़ ओके। भाई ये क्या है, सर्कल भी फिक्स नहीं हो रहा क्या भाई, क्या सर्कल है भाई, क्या सर्कल बनेगा रे तू। चलो ठीक है, सर्कल तो बन गया भाई बहुत ही मुश्किल से। अच्छा, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे इसका डायरेक्शन मुझे पता है भाई, ये डायरेक्शन कुछ ऐसा दिया गया है, सही है। अब मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस ही क्लोज हुआ है, तो ये जो ds कैप है, इसके बाद c को प्लॉट करने के बाद वाला स्टेप बता रहा हूँ। यहाँ पे जो ds कैप है, ये ds कैप यही सरफेस, यही रीजन है, यही है s। ठीक है, तो s जिसने, s का मतलब होता है वो एनक्लोज जो रीजन होता है वही होता है s। अब यहाँ पे मुझे s का डायरेक्शन निकालना है। मैंने बताया था इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। यहाँ पे अगर कोई सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना। अब परपेंडिकुलर एक तो ऊपर वाला है, एक तो नीचे वाला है, जो कि डाउनवर्ड है, और ऊपर वाला अपवर्ड है। तो मैंने कहा था ओरिएंटेशन देख लेना भाई, ओरिएंटेशन देखा मैंने, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, राइट हैंड कर्ल रूल का इस्तेमाल किया। मुझे दिखा कि भाई इसका थंब, जो मेरा तो थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन दे रहा है। अब बताओ, ये एक्स वाई नहीं, ये तो जेड एक्सिस होना चाहिए था, मैंने क्या कर दिया भाई, ये वाई एक्सिस नहीं, ये तो जेड एक्सिस है, ये तो जेड एक्सिस है भाई, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने क्या, एक मिनट, अच्छा मैंने यहाँ पे भी गलत लिखा है। तो देखो, ये गलती ना एग्ज़ाम में मत कर देना भाई, निपट जाओगे तुम। इसका इक्वेशन बताओ सरफेस का, या सरफेस का नहीं, लाइन का इक्वेशन बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस, फिर से लिख रहा हूँ मैं, वाई स्क्वायर, क्या यार, ठीक है, ये हमारा सी है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इस सरफेस का डायरेक्शन अपवर्ड है, यानी कि जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है, और बहुत ही स्पेसिफाई करके हम बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्योंकि अपवर्ड को हम पॉजिटिव ही ले रहे थे। तो जो हमारा सरफेस वेक्टर होगा, यानी कि ए एस कैप जो होगा, वो कुछ ऐसे टाइप का होगा। बताओ बताओ, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। तो हमें ये जो डी एस, अच्छा देखो इसका मतलब है, अब देखो एरिया वेक्टर, या अब ये क्या हो गया, जो एस वेक्टर है उसे हम क्या ऐसा लिख सकते थे,
ए एस कैप इंटू मॉड ऑफ एस, है ना, लिख सकते थे। अब ये जो मॉड ऑफ एस है ना, इसे मैं सिर्फ और सिर्फ एस लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरी मर्ज़ी, मैं लिख ही सकता हूँ, क्योंकि एस मतलब मैग्नीट्यूड। अब मैंने लिया डी एस वेक्टर दोनों साइड में। देखो भाई, यहाँ पे सरफेस वेक्टर, ये जो सरफेस है यही वेरिएबल है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ए एस कैप बाहर निकल गया और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डी एस पड़ा रहा। भाई अब मुझे एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ मिल गया है। अब इसको मैं इस्तेमाल करके इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं। यहाँ पे डी एस कैप, इस कैप का वैल्यू है जे कैप, उसके साथ डी एस। तो ये हमारा, देखो यहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। बताओ क्या हमें कुछ बहुत ही डेंजरस टाइप का मिल गया है? इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं। चलो कर लेते हैं फिर। ये गया, ये गया, ये एस आया, टू जे कैप डॉट जे कैप डॉट डॉट नहीं, मल्टीप्लाइड बाई डी एस। अब बताओ ये टू जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है? देखो जे कैप डॉट जे कैप आते तो सेम वेक्टर्स है, तो कॉस 0 और जे का मैग्नीट्यूड 1 और दूसरे जे का भी मैग्नीट्यूड 1, तो आंसर 1 हो जाएगा। 1 इंटू डी एस। अब मुझे रीजन पता है कि ये एक सर्कुलर रीजन है, ये कांस्टेंट निकला बाहर, 2 इंटू 1 2 होता है, और यहाँ पे एस, यहाँ पे डी एस का मतलब, क्योंकि ये एग्जैक्ट प्लेन में ऑपरेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स, डी वाई नहीं, डी सेट, है ना। अब बताओ ये जो है, क्या ये बेसिकली उस सरफेस के एरिया को बता रहा है? क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है, 1 लिखा है यहाँ पे, 1 इंटू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं जो सरफेस लेकर ऑपरेट कर रहा हूँ उस सरफेस का एरिया ही तो है ये। अब इस सरफेस का एरिया क्या है? सरफेस का एरिया क्या है भाई? एरिया क्या है? एरिया ऑफ द सरफेस क्या है बताओ? पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर मतलब 9, यानी कि 9 पाई। बहुत ही स्पेसिफाई करके इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए कराया। अब देखो यहाँ पे ख़त्म ये क्वेश्चन तो यहाँ पे निपट गया। ये 9 पाई इंटू 2 यानी कि 18 पाई इसका फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन कितना लेंदी था, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कुछ लेंदी फेंदी नहीं था, बस हमें कर्ल कैलकुलेट करना था, बाकी तो इंटीग्रेशन है। बाकी ये इंटीग्रेशन लेंदी हो सकता है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा लेंदी जा सकता है, डिपेंड कर रहा है। तो होपफुली स्टोक्स थ्योरम तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले जो एफ दिया है उसका कर्ल निकाल लो, कुछ निकलेगा। उसके बाद जो सी दिया है, सरफेस जो दिया है, उस सरफेस का एरिया वेक्टर निकाल लो, दोनों के अंदर डॉट कर दो, उसके बाद डबल इंटीग्रल को सॉल्व कर लो, सिंपल, है ना। तो स्टोक्स थ्योरम तो भाई मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। स्टोक्स थ्योरम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कहाँ कब स्टोक्स थ्योरम लगाना है ये भी मैंने क्लियर कर दिया है। और इसके बाद तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि तुम इसे 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करो, और उसके बाद PIQ के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तुम्हें मतलब स्टोक्स थ्योरम में महारत हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आखिरी में तुम स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ देख लेना। मतलब स्टोक्स थ्योरम तो मैंने, स्टोक्स थ्योरम को ही मैंने निपटा दिया भाई, ख़त्म स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या चीज़ है, तो कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अब इनवर्स स्टोक्स थ्योरम पे। सबसे पहले तो इनवर्स स्टोक्स थ्योरम कुछ भी नहीं है, कुछ नया फेया थ्योरम नहीं है। तुम्हें देखो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। ये जो लिखा है ना, हमें इंटीग्रेशन ये देगा, और हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सरफेस देगा वो एक 3D सरफेस होगा। जो सरफेस देगा वो एक 3D सरफेस होगा, यानी कि वो एक 3D सरफेस मतलब इट इज़ एनक्लोजिंग, क्या एनक्लोजिंग अ वॉल्यूम, है ना। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें डी एस वेक्टर को निकालना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए हमें ग्रेडियंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि कोई पॉइंट स्पेसिफाई नहीं दिया है, तो एक एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन आ जाएगा डी एस का, तो वहाँ पे हम नहीं निकाल पाएंगे डी एस, ठीक है। जिसके ये कर्ल तो कैलकुलेट हो जाएगा, कर्ल की कोई बात नहीं है। अबे ये क्या हो गया, ये डुओलिंगो भी ना कभी कभी क्या करता है, तो समझ गए शायद, ठीक है। तो ये गया। अब ये हमें देगा, तो ये हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तभी हमें इसको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम पे हम ग्रीन्स थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर लाइन इंटीग्रेशन को जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं तैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो अब ये कब लगाना है इन्वर्स स्टोक्स थ्योरम? देखो कब लगाना नहीं है, एक ही टाइप है जहाँ पे हम ये लगाएंगे, एक ही टाइप है। मैं यहाँ पे ज़रा लिख रहा हूँ, कहा गया भाई,
हाँ अब ये जगह स्पेसिफाई, देखो इनवर्स स्टोक्स थ्योरम। हाँ अबे क्या हो रहा है ये, एक मिनट। तो इनवर्स स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो इनवर्स स्टोक्स तो अबे ये क्या हो गया, अबे क्या ही हो रहा है ये सब, चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। सही है, तो इनवर्स स्टोक्स थ्योरम में हमें ये लिखना है, हमें कुछ ऐसा इंटीग्रेशन मिलेगा और इसको इक्वल करना है हमें क्लोज लाइन इंटीग्रल सी ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। डी एल क्या है बता दो कि कब लगाना है, जब जो हमारा डी एस यानी कि एस जो होगा वो कुछ रिम टाइप का शेप होगा। रिम यानी कि कुछ ऐसा टाइप का शेप, देखो कुछ ऐसे टाइप का शेप होगा, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है, एक सेमी सर्कल, नहीं ये एक्चुअली ये सेमी सर्कल नहीं है, एक्चुअली इसे कहते हैं हेमीस्फीयर, यानी कि हेमीस्फीयर हो सकता है, या फिर एक पैराबोलॉइड टाइप का हो सकता है, कुछ ऐसे टाइप का सरफेस होगा, तभी हम यूज़ करेंगे हमारा जो स्टोक्स थ्योरम है, सॉरी इनवर्स स्टोक्स थ्योरम है उसके लिए यूज़ करेंगे। तो हेमीस्फीयर पैराबोलॉइड इसके लिए बस याद रखना, अगर आता भी है तो भी हेमीस्फीयर यानी कि हाफ ऑफ द स्फीयर, एंड पैराबोलॉइड के लिए ही आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं और इसे ख़त्म करते हैं इनवर्स स्टोक्स को। तो देखो एक क्वेश्चन करेंगे अभी, तो देखो हमें दिया गया है कुछ, एक मिनट, चलो मैंने ना एक क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा है, इसी क्वेश्चन से हम एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके रखा है, इसी क्वेश्चन से समझेंगे। तो इनवर्स स्टोक्स थ्योरम कब लगाता है, जब हम कोई रिम शेप का ऑब्जेक्ट देखेंगे, रिम शेप यानी कि ऐसे टाइप का कोई ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऐसे टाइप का ऑब्जेक्ट क्या होता है, पैराबोलॉइड होता है, हाइपरबोलॉइड होता है, नहीं हाइपरबोलॉइड नहीं, पैराबोलॉइड और हेमीस्फीयर टाइप का कोई ऑब्जेक्ट देखेंगे या फिर सरफेस देखेंगे, तभी हम लगाएंगे इनवर्स स्टोक्स थ्योरम। ये होता है हमारा इनवर्स स्टोक्स थ्योरम, बेसिकली स्टोक्स का उल्टा, मतलब हमें कुछ ऐसा इंटीग्रेशन जैसे मैंने कहा अभी। तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन में ये दिया गया है जहाँ पे डी एस जो है, देखो लिखा गया है कि z जो है कुछ ऐसा दिया है। अब ये बेसिकली हेमीस्फीयर का इक्वेशन है, z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिया गया है, ये इसका क्या होगा, ग्राफ होगा। तो एक्चुअली ना मैंने इसे वीडियो ऑफ करके सॉल्व कर दिया था गलती से, तो इसीलिए नहीं उठा, तो अभी देख लो बस, ये तो यहाँ तक तो सब कुछ हो ही जाएगा, यहाँ तक सब कुछ हो ही जाएगा। यहाँ पे मैंने कहा है कि C जो है वो सर्कल इन एक्स वाई प्लेन है, मतलब हमें एक्स वाई प्लेन में C को लेना होगा। ये देखो C लिया है मैंने, लिया है, और इसके बाद आते हैं, इसके बाद एक चीज़ देखो, अब ये जो हमारा डी आर वेक्टर है इसे सबको पता होगा, डी आर, आर मतलब पोजीशन वेक्टर, एल हमारा गिवन है, डॉट करने के बाद ये आएगा, क्योंकि डी आर वेक्टर क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, डॉट करेंगे एल के साथ, सिंपल आएगा ना। क्या यहाँ पे एग्जामिनर बहुत ही चालाक था, उसने एल को कुछ अजीब तरीके से दिया, जेड के साथ आई कैप दिया, एक्स के साथ जे कैप, वाई के साथ के कैप दिया, ताकि तुम्हारा कर्ल जो है वो ज़ीरो ना आए, तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करना पड़े, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम लगाना पड़े, इनवर्स स्टोक्स और ग्रीन्स थ्योरम लगाना पड़े, वरना कल ज़ीरो आ जाता तो भाई ये ज़ीरो है तो पूरा इंटीग्रेशन ज़ीरो है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें डॉट प्रोडक्ट करने के बाद ये मिला। अब यहाँ पे बताओ मैं एक्स वाई प्लेन में ऑपरेट कर रहा हूँ, सी है ना, ये एक्स वाई प्लेन में ऑपरेट कर रहा हूँ, तो जेड का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, है कि नहीं, जेड का वैल्यू ज़ीरो है, तो ये मैं ज़ीरो इंटू डी एक्स लिख रहा हूँ, और यहाँ पे डी जेड भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि z एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ये वाला पोर्शन मैंने हटा दिया, यहाँ पे हटा दिया, यहाँ पे बस मैंने इन दोनों को लिखा। अब ये बताओ ये क्या, ये एक्स वाई प्लेन है, क्या यहाँ पे ये क्लोज इंटीग्रेशन है, क्या ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का फॉर्मेट है, एम और एन दोनों के दोनों डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस है सी के अंदर, क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स है। तो हम बेझिझक ग्रीन्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम का मैंने इस्तेमाल किया, और देखो ये है हमारा x है, मतलब n है, डी वाई का कॉफिशिएंट x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, और ये 0 तो 0 ही रहेगा, मतलब इसका y के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव तो 0 ही आएगा। इसके बाद हमें ये सॉल्व करना है, और हमें फाइनली इंटीग्रेशन मिला, और इस इंटीग्रेशन के बाद हमने कहा कि भाई तुम एक काम करो, इसको सॉल्व कर दो, और हमें पाई आंसर मिल गया। ये क्या है भाई, ये क्या है बताओ, ये बेसिकली
ये जो इंटीग्रेशन दिया है ना, ये इंटीग्रेशन क्या है, ये इस सरफेस की बात कर रहा है, इस सरफेस में हमें इंटीग्रेशन करना है, इसे मैंने आर से रिप्रेजेंट किया देखो। तो इसका फाइनल आंसर हमें पाई मिल गया है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं एक इन्वर्स स्टोक्स के क्वेश्चन को। एक्चुअली ना मैंने इसे सॉल्व किया था, बट क्या है कि वीडियो ना ऑफ हो गया था गलती से, तो ऑन करना मैं भूल गया। खैर कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ खास प्रॉब्लम होगा। सॉल्विंग अप्रोच तो हमने जो यहाँ पे मैंने जो सॉल्विंग अप्रोच दिखाई तो सबसे पहले हम जानते ही थे। बस यहाँ पे कब लगाना है इन्वर्स स्टोक्स ये जानना ज़रूरी था, मैंने बता दिया। अब इस क्वेश्चन को देख, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो इंटीग्रेशन है, इसे देखकर तुम नहीं समझ पाओगे कि इसे हमें इन्वर्स स्टोक्स से सॉल्व करना है या फिर कुछ और लगाना है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट कभी कभी ऐसा ज़रूर नहीं कि हमेशा, कभी कभी क्लोज लाइन इंटीग्रेशन में ही भी दिया जाता है, और जहाँ पे हमें लगाना पड़ता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और कभी कभी ओपन सरफेस इंटीग्रल में भी दिया जाता है, जहाँ पे ओपन तरीके से किया जाता है। तो इसमें तभी हम स्टोक्स लगाएंगे, यानी कि इन्वर्स स्टोक्स, जब भी हमें ये शेप देख के पता चलेगा, अदरवाइज़ मत लगाना, निपट जाओगे तुम। और अगर तुम समझ गए कि लगाना कब है तो क्वेश्चन को निपटा दोगे, सिंपल। तो इतना ही था आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट व्हाट यू वांट टू डू, जस्ट डू दैट। सो गुड बाय।